तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आर्यन और समीर को उस भयंकर मोड़ पर छोड़ा था जहां उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना हकीकत बनने जा रहा था। आर्यन के सामने उसका जिगरी दोस्त समीर खड़ा था, लेकिन फोन पर समीर की आवाज चीख रही थी कि वो मोबाइल में है। अगर वो फोन पर समीर था तो आर्यन के सामने जो खड़ा था वो कौन था? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर पार्ट 1 आप देखकर सिहरन महसूस किए थे तो वो कुछ भी नहीं था दोस्तों, वो मान लीजिए एक इंट्रो था। अब कहानी असली शुरू हो रही है। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आर्यन की बाइक झाड़ियों में गिरी थी। तो कान में हेडफोन या ब्लूटूथ लगा लीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। आर्यन सड़क के गीली मिट्टी पर गिरा हुआ था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर सुई की तरह चुभ रही थी। उसके आंखों के ठीक सामने सड़क के उस पार वो शख्स खड़ा था जो हूबहू समीर जैसा दिख रहा था। सेम जैकेट, सेम हाइट और सेम बाल। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह थी कि उस नकली समीर की मुस्कान वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान उसके चेहरे के साइज से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसके होंठ ऐसे फटे हुए थे जैसे किसी ने चाकू से कान तक चीर दिया हो। और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद पथराई हुई आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। आर्यन का फोन अब भी जमीन पर पड़ा था और स्पीकर पर असली समीर की चीखें गूंज रही थी। समीर चीख चीख कर कह रहा था, आर्यन बचा ले भाई, वो मेरे पास आ रही है, तू कहाँ है? आर्यन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसका गला इतना सूख गया था कि आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसने अपनी कांपती हुई हथेली जमीन पर टिकाई और बाइक की तरफ रेंगने की कोशिश की। उसकी बाइक रॉयल एनफील्ड कुछ ही इंच दूर थी। जैसे ही आर्यन ने बाइक के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया, उसकी नजर वापस उस नकली समीर पर पड़ी। और इस बार जो उसने देखा वो किसी भी इंसान का दिल टूटने के लिए काफी था। वो चीज अब चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आर्यन ने बताया, उसके पैर कम से कम जमीन से 6 इंच ऊपर थे। वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ते हुए बिना पैर हिलाए एक सीधी रेखा में आर्यन की तरफ सरक रहा था। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या थी? इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्यन पूरी तरह भीगा हुआ था। सड़क पानी से लबालब थी, लेकिन उस नकली समीर के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। उसके बालों का एक रेशा भी भीगा नहीं था, जैसे पानी की बूंदें उसे छूने से डर रही हो। आर्यन के मुंह से बेसाख्ता एक ही बात निकली, तू समीर नहीं है। उस पल उस चीज ने अपने गर्दन को एक अजीब झटके के साथ टेढ़ा किया। हड्डियों की चटकने की कड़क आवाज सन्नाटे में गूंजी। उसने अपना मुंह खोला और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई जानवर एक साथ बोल रहे हों। एक गूंजती हुई भारी और खुरदरी आवाज, वो मेरा है। इस आवाज ने आर्यन के शरीर में बिजली दौड़ा दी। ये मौत की चेतावनी थी। अगर वो एक सेकेंड भी और रुकता तो कल उसकी लाश इसी सड़क पर मिलती। आर्यन ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जय बजरंग बली, मन में चिल्लाते हुए उसने झटके से बाइक उठाई। हाथ कांप रहे थे, चाबी नहीं घूम रही थी, लेकिन डर ने उसे एक अलग ही ताकत दे दी थी। उसने स्टार्ट बटन दबाया, बाइक ने घर घर की आवाज की और किस्मत ने साथ दिया। रॉयल एनफील्ड का इंजन एक ही बार में घरघरा उठा। आर्यन ने उस नकली समीर को वहीं छोड़ा और बाइक को यू टर्न लेकर वापस उसी दिशा में मोड़ा जहां से वो आया था, उस घने अंधेरे जंगल की तरफ जहां असली समीर अपने मौत से लड़ रहा था। बाइक मुड़ाते वक्त उसने साइड मिरर में एक आखिरी बार देखा। वो नकली समीर अब सड़क पर नहीं था, वो धुएं की तरह कोहरे में घुल गया था, गायब। लेकिन आर्यन जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है दोस्तों, असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है।
अब जरा कहानी का रुख घुमाते हैं असली समीर की तरफ। आप जरा सोचिए उस लड़के की हालत। ठीक 15 मिनट पहले आर्यन अनजाने में उस छलावे को अपनी बाइक पर बैठाकर आगे निकल गया था। समीर जंगल के किनारे हल्का होने गया था। जब वो वापस सड़क पर आया तो सन्नाटा था। सिर्फ बारिश और झिंगुरू की शोर। बाइक का टेल लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन उबे ओए, ये क्या मजाक है, समीर चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल के पेड़ों से टकराकर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि आप अपना हाथ को भी न देख पाए। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद आर्यन उसे डराने के लिए थोड़ा आगे जाकर छिप गया है। साला मजाक कर रहा होगा। समीर ने खुद को तसल्ली दी और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से एक आवाज आई, खर खर खर, जैसे कोई बहुत भारी चीज गीली मिट्टी और पत्तों पर घसीटी जा रही हो। समीर के कदम वहीं जम गए। उसने अपनी सांस रोक ली। क्या कोई जानवर है या कुछ और? उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी की एक पतली लकीर अंधेरे को चीरते हुए झाड़ियों की तरफ गई। सड़क के नीचे ढलान पर जहां घने पेड़ थे वहां उसे कोई दिखा। सफेद कपड़े, बाल इतने लंबे थे कि कीचड़ में सने थे। वह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी जैसे सदियों का बोझ उसके कंधे पर हो। उसने बेहद पुरानी मैली कुचेली एक सफेद साड़ी पहनी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। वह धीरे धीरे चल रही थी और अपने पीछे एक जूट की बोरी घसीट रही थी। समीर की रूह कांप गई। उसे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसका शरीर लाकवा मार गया था। वो न चाहकर भी उस मंजर को देखता रहा। वह औरत एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। उसकी हरकतें बहुत अजीब थी, धीमी और झटकेदार। उसने धीरे धीरे वह बोरी खोली। समीर की टॉर्च की रोशनी उसके हाथों पर पड़ी। दोस्तों, समीर ने बताया कि उसके हाथ नहीं थे, पंजे थे। उसके काले नाखून सूख कर लकड़ी जैसे हो चुके थे। उसने बोरी में से कुछ निकाला। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई सामान नहीं था, वो एक इंसानी बच्चे का कंकाल था। छोटा सा, मुश्किल से 6 से 7 महीने के बच्चे का कंकाल। हड्डियां पीली पड़ चुकी थी, मांस का नामो निशान नहीं था। समीर ने अपने मुंह पर दोनों हाथ कसकर दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, जबकि बाहर ठंड और बारिश हो रही थी। उस औरत ने उस कंकाल को ऐसे अपने गोद में लेटाया कि जैसे वो कोई जिंदा बच्चा हो, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से। फिर उसने अपने साड़ी के पल्लू से एक पुरानी डिबिया निकाली। उसमें हल्दी थी। वो उस नन्हे कंकाल के हड्डियों पर हल्दी लगाने लगी जैसे किसी बच्चे को आवटन लगाया जाता है। फिर उसने जंगल के मरे हुए मुरझाए फूलों की माला उस कंकाल के गले में डाली। और फिर जो हुआ, उसने जंगल की खामोशी को चीर कर रख दी। उसने रोना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, वो रोना कोई साधारण दुख का नहीं था। वो आवाज इतनी तेज, इतनी तीखी और इतनी चुभने वाली थी कि समीर को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वो औरत अपनी सूखी छाती पीट पीट कर चिल्ला रही थी, जानवरों जैसी गुर्राहट और एक माँ के दर्द का वो अजीब मिश्रण था। वो किसी पुरानी भाषा में किसी लोरी जैसा कुछ गा रही थी। सो जा मेरे लाल सो जा, लेकिन शोर बेसुरा था। लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया, एकदम शांत। उसका रोना एक झटके में शांत हो गया, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसे कोई देख रहा है। उसने अपना सिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ाई। उसका गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ा और उसने सीधे समीर की टॉर्च की रोशनी में देखा।
समीर की अंतरात्मा तक कांप गई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, गाल का मांस गायब था जिससे उसके दांत बाहर दिख रहे थे, और उसकी एक आंख वो जगह पर नहीं थी, वो बाहर लटकी हुई थी। उसने समीर को देख लिया था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तुरंत तैर गई। समीर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने तुरंत टॉर्च बंद किया और पागलों की तरह सड़क पर उल्टी दिशा में भागा। बचाओ, वो चिल्लाना चाहता था लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। उसने जेब से फोन निकाला और बिना देखे रीडायल दबा दिया आर्यन को। उधर आर्यन पागलों की तरह बाइक भगाकर वापस आ रहा था। उसकी दिमाग में एक ही धुन थी, समीर को कैसे भी बचाना है। हेडलाइट की रोशनी अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी उसे दूर सड़क पर एक साया भागता हुआ दिखा। वो गिर रहा था, उठ रहा था, फिर भाग रहा था। वह समीर था। समीर दौड़ रहा था और बार बार पीछे मुड़कर उस अंधेरे जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे मौत उसके पीछा कर रही हो। और सच माने तो सच में उसकी मौत पीछा कर रही थी। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। टायर स्लिप करते करते बचा। बाइक समीर के ठीक बगल में रुकी। समीर बैठ, जल्दी बैठ जा, आर्यन चिल्लाया। समीर ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने आर्यन को गले नहीं लगाया। वो बस एक ही झटके में बाइक पर कूदकर बैठ गया। आर्यन महसूस कर सकता था कि समीर का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था और वो किसी वॉशिंग मशीन की तरह कांप रहा था। भगा ले आर्यन, भगा ले, वो आ रही है, वो ठीक मेरे पीछे है। समीर की आवाज में जो दहशत थी वो आर्यन ने आज तक कभी नहीं सुनी थी। आर्यन ने क्लच छोड़ा और एक्सीलरेटर पूरा घुमा दिया। बाइक ने रफ्तार पकड़ी, 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बारिश की बूंदें अब गोलियों की तरह लग रही थी। वे उस जगह से दूर निकल रहे थे। बच गए, आर्यन ने सोचा, लेकिन वह गलत था। असली खेल तो अभी बाकी था। दुमेडी बांध के पास, जहां से घाट की ढलान शुरू होती है, अचानक बाइक भारी महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि पीछे कोई 100 किलो का वजन रख दिया हो। इंजन पूरी ताकत लगा रहा था। आवाज बहुत तेज थी लेकिन टायर आगे नहीं बढ़ रहे थे। स्पीडोमीटर की सुई धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। 60 से 40, फिर 30, फिर 20। बाइक बस रेंग रही थी। आर्यन, गाड़ी क्यों रोक दी भाई, भगाना। समीर रोने लगा, वो पकड़ लेगी हमें। मैं नहीं रोक रहा भाई, एक्सीलेटर पूरा दे रहा हूँ, लगता है कोई पीछे से खींच रहा है, आर्यन चिल्लाया। उसका माथा पसीने से भीग गया। बाइक का अगला पहिया हवा में उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पीछे का भार बहुत ज्यादा था। समीर ने हिम्मत कर बाइक के साइड मिरर में देखा। उस पल समीर का खून जम गया। बाइक के ठीक पीछे हवा में उड़ती हुई वही बूढ़ी औरत आ रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। उसका एक हाथ, वो सड़ा हुआ पंजा बाइक के पीछे लोहे वाले कैरियर पर था। वो बाइक को अपनी तरफ खींच रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। उसकी लटकी हुई आंख हवा में झूल रही थी। आर्यन डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, वो पीछे है, उसने कैरियर पकड़ रखा है। समीर की चीख निकल गई। आर्यन ने महसूस किया कि अब बाइक रुकने वाली है। अगर वे रोके तो वे औरत उन्हें नहीं छोड़ेगी, वे दोनों मारे जाएंगे। आर्यन को अपनी दादी की बात याद आई, जब कोई रास्ता ना बचे तो बजरंग बली का नाम लेना, जय बजरंग बली। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगाकर फेफड़े फाड़ कर चिल्लाया। उसने गियर डाउन किया और क्लच को झटके से छोड़ा। जय श्री राम, समीर भी चिल्लाया।
जैसे ही भगवान का नाम गूंजा, उस मजबूत पकड़ को एक झटका लगा, मानो किसी ने गरम तावा छू लिया हो। बाइक एक तेज झटके के साथ उस पकड़ से छूट गई। टायर सड़क पर खींचे और बाइक रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। वे दोनों रफ्तार में आगे बढ़े, हवा को चीरते हुए। लेकिन जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था। वे थोड़ी दूर आगे गए ही थे कि समीर ने आर्यन के कंधे पर जोर से मारा। उसकी उंगलियां आर्यन के मांस में धंस गई। आर्यन, वहां देख, बाईं तरफ। सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा सूखा हुआ पेड़ था। उसकी टहनियां किसी राक्षस के हाथ जैसी लग रही थी। जैसे ही बाइक की हेडलाइट उस पेड़ पर पड़ी, उन्होंने देखा उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर वही बूढ़ी औरत फांसी के फंदों पर लटक रही थी। उसका शरीर हवा में तेज तेज पेंडुलम की तरह झूल रहा था। उसकी गर्दन रस्सी में फंसी थी, जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखें फटी हुई थी। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि आर्यन का हाथ हैंडल से फिसलने लगा। लेकिन खौफ का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। जैसे जैसे उनकी बाइक आगे बढ़ी, अगला पेड़ आया। उस पेड़ पर भी वही औरत लटकी हुई थी। तीसरा पेड़, चौथा पेड़, पांचवा पेड़। पूरा जंगल, सड़क के दोनों तरफ के हजारों पेड़ उस एक ही औरत के लाशों से भर गए थे। इधर देखो उधर वही सफेद साड़ी लटक रही थी, वही बाहर निकली हुई जीभ, वही घूरती हुई आंखें। यह कोई हकीकत नहीं था, यह एक माया जाल था। एक ऐसा दिमागी खेल जो उन्हें पागल करने के लिए रचा गया था। कभी उन्हें लगता कि वो लाश पेड़ से कूदकर उनके बाइक के पिछले सीट पर बैठ गई है। कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती, मेरा बच्चा दे दो, रुक जाओ, तुमने उसे मारा है। आर्यन ने अपना आंखें सड़क पर जमा ली। समीर, इधर उधर मत देख, आंखें बंद कर ले, बस हनुमान चालीसा पढ़, जोरों से पढ़। सिर गुरु चरण सरोज निजल मुकुरु सुधा। दोनों लड़के 80 की रफ्तार पर बाइक भगाते हुए चीख चीख कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बारिश और हवा के शोर में उनकी आवाज दब रही थी, लेकिन उनका विश्वास नहीं। उनका गला सूख चुका था, आंसू बह रहे थे, लेकिन डर ने उन्हें एक अजीब सी ताकत दे दी थी। करीब 5 किलोमीटर तक यह मौत का खेल चलता रहा। हर मोड़ पर लगता कि अब वो सामने आ जाएगी। हर परछाई उस औरत का रूप ले रही थी, लेकिन उन्होंने रुकने की गलती नहीं की। काफी संघर्ष के बाद जंगल के पेड़ थोड़े कम घने होने लगे। दूर उन्हें एक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वो एक छोटा सा गांव था जंगल के छोर पर। वहाँ सड़क के किनारे एक हेडपंप पर एक बुजुर्ग आदमी, शायद कोई किसान था, मुंह धो रहा था। पास ही एक छोटी सी चाय की टपरी बंद पड़ी थी। आर्यन ने बिना सोचे बाइक उनके पास जाकर रोकी। ब्रेक लगाते ही दोनों लड़के बाइक से लगभग गिरते पड़ते उतरे। उनकी हालत भीगे पड़े चेहरे पर दिखा। कांपते शरीर देखकर वह बुजुर्ग समझ गया। बुजुर्ग ने तौलिए से उनकी मुंह पोंछी। उनकी आंखों में हैरानी थी, बल्कि एक अजीब सी शांति। उन्होंने पास रखे घड़े से पानी पिलाया और एक सीमेंट की चबूतरे पर बैठाया। उस बुजुर्ग ने बताया कि वह औरत अपने पति और 6-7 महीने के बच्चे के साथ उसी रास्ते से जा रही थी। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें मार दिया। उसी एक्सीडेंट में उसका पति का वहीं पर डेथ हो गया और उसके बच्चे के सिर में गहरा चोट लग गया। वह सारी रात मदद मांगती रही, लेकिन उसे कोई मदद नहीं करा। सुबह होते होते उसका बच्चा भी मर गया। इस सदमे को वह झेल नहीं पाई और वह पेड़ पर लटक कर अपना जान दे दी। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए सफर, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।